हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग सब्जेक्ट से डायनेमिक रोल ऑफ मनी। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि मनी के क्या क्या डायनेमिक रोल हैं। डायनेमिक का मतलब होता है जो टाइम और एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर ले। तो मनी का ऐसा भी रोल है कि वो जगह के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से या जिसके पास है उसके हिसाब से खुद को चेंज कर लेता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इन्होंने कहा कि जो डायनेमिक रोल है वो मनी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी इंसान की डेली लाइफ में, चाहे वो एक कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, बिजनेसमैन हो, एकेडमिशियन हो, पॉलिटिशियन हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो मनी है वो किसी भी इकोनॉमी को नंबर ऑफ वेज में प्रभावित कर सकता है, मतलब प्रभाव डाल सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, आइए इन सबको एक एक करके पॉइंट में समझते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर की। देखिए, कंज्यूमर के लिए कहा जा रहा है कि जो मनी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम मनी के फॉर्म में रिसीव करता है, न कि गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में। भाई, बार्टर एक्सचेंज में गुड्स या सर्विसेज के फॉर्म में अपनी इनकम रिसीव करते थे, लेकिन अब क्या है, अब मनी के फॉर्म में इनकम रिसीव करते हैं। और ये जो इनकम उन्होंने रिसीव की और ये जो इनकम उनके हाथ में है, ये गुड्स या सर्विसेज या कमोडिटीज या सर्विसेज जो भी वो पसंद करते हैं वो उस पर वो खर्च करते हैं। जो मेन एम होता है कंज्यूमर का, वो सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है कि भैया जो भी उनकी लिमिटेड इनकम में जो अलग अलग गुड्स या सर्विसेज पे वो जो स्पेंड करेंगे, गुड्स या सर्विसेज वो जो परचेज करेंगे, उसमें उनको क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें, संतुष्टि मिल सके कि भैया मैंने 100 रुपए कमाए और मैंने 100 रुपए ऐसी जगह खर्च किए कि आई एम सेटिस्फाइड। देखिए, पैसा जो है वो लोगों की जरूरत को पूरा करने का एक सोर्स है। तो आपने जो भी पैसा कमाया उससे अपनी जो भी जरूरत पूरा कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई हो गए, दैट इज आप एक रैशनल कंज्यूमर हैं। जो भी लिमिटेड इनकम आपने कमाई, आपने उसे सही जगह खर्च किया और आप सेटिस्फाई हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं गुड्स के, वो मनी के फॉर्म में ही तो इंडिकेट किए जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो सिंस प्राइसेस ऑफ गुड्स इंडिकेट देयर मार्जिनल यूटिलिटीज, गुड्स के जो भी प्राइसेस हैं वो उन गुड्स के मार्जिनल यूटिलिटीज को इंडिकेट करते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे मनी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किए जाते हैं। और मनी हेल्प करता है मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ गुड्स को इक्वलाइज करने में। ठीक है भैया, 100 रुपए आपने जो खर्च किए उसमें 100 रुपए की आपको क्या मिल गई? यूटिलिटी मिल गई, मतलब उतना सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो आप खुश। आपने 100 रुपए में कोई सामान खरीदा और वो सामान अच्छा नहीं निकला तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, लेकिन अच्छा निकल गया जैसे आपने सोचा था, तो एक रैशनल कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ये कंज्यूमर के प्रोस्पेक्ट में था। अब बात करते हैं भाई प्रोड्यूसर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बोला कि भाई जिस हिसाब से कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से प्रोड्यूसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। मनी इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस टू द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर जो भी अपने अकाउंट्स है वो इनपुट आउटपुट, जो भी उसने रॉ मटेरियल खरीदा, जो भी उसने बेचा, वो सब अकाउंट अपना मनी के फॉर्मेट में मेंटेन करते हैं। जो भी रॉ मटेरियल उन्होंने खरीदा, जो भी वेजेस उन्होंने वर्कर्स को पे किया, जो भी कैपिटल बोरो किया मतलब उधार लिया पैसा, जो भी रेंट उन्होंने दिया, जो भी एक्सपेंसेस खर्चे हुए उनके एडवर्टाइजमेंट्स पे, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मनी के फॉर्मेट में ही तो मतलब मेजर करके लिखा जाता है। जो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो भी मनी के टर्म्स में होता है। इन्होंने कहा कि ये जो भी आपने खरीदा, खर्चा किया और जो भी आपने बेचा, इन दोनों का जो डिफरेंस है इससे आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, आपने कोई चीज खरीदी, दैट इज योर कॉस्ट। ठीक है, उसमें आपने अलग से कुछ ओवरहेड खर्चा कर दिया, ऊपर से जो भी कुछ खर्चा किया वो भी तो आपका कॉस्ट ही हुआ, लागत जिसे हम कहते हैं। और जिसमें आप बेचते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस भी मनी के टर्म्स में, कॉस्ट प्राइस भी मनी के टर्म्स में, प्रॉफिट भी मनी के टर्म्स में। तो इसीलिए प्रोड्यूसर के लिए भी मनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मनी के टर्म्स में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन कर सकें। इन्होंने कहा दस अ प्रोड्यूसर इजिली कैलकुलेट्स नॉट ओनली हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसीट्स बट ऑल्सो प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है, अगला कहा है इन स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर। इन्होंने कहा कि जो मनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लार्ज स्केल स्पेशलाइजेशन में और डिवीजन ऑफ लेबर में इन मॉडर्न प्रोडक्शन। देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि लेबर को आप एक ही काम दे दीजिए, ठीक है, वो उसको
बार बार करेगा तो उसमें उसका स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, और स्पेशलाइजेशन आ जाएगा तो धीरे धीरे उसके वेजेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक ही लेबर को सारे काम नहीं करना पड़ेगा, एक लेबर को एक काम दे दीजिए, वो उस हिसाब से काम करेगा। आगे इन्होंने बोला कि मनी हेल्प्स द कैपिटलिस्ट टू पे वेजेस to a large number of workers engaged in specialized jobs on the basis of division of labor। भाई डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से जो लेबर्स हैं उनको स्पेशलाइज जॉब्स में हमने क्या कर रखा है, बांट रखा है, और उनको उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वेजेस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मनी हेल्प करता है। जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें जो भी मनी मिलता है वेजेस के फॉर्म में, वो उनके काम के हिसाब से मिलता है, वो जो भी काम कर रहे हैं। तो इस वजह से मनी फैसिलिटेट करता है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर इन मॉडर्न प्रोडक्शन। ठीक है, दीज इन टर्न हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, और इन रिटर्न इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज है उसकी ग्रोथ होती है। इट इज इन फैक्ट थ्रू मनी दैट द प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल इज पॉसिबल। ये मनी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि जो भी प्रोडक्शन है उसे हम लार्ज स्केल पे परफॉर्म कर सकें। ठीक है, जितने भी इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल्स, लेबर, मशीन एसेट्रा, ये जो भी खरीदे जाते हैं मनी में ही खरीदे जाते हैं, और आउटपुट जो है वो मनी के टर्म्स में ही बेचे जाते हैं। फोर्थ वन इज एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट। भाई जब मनी नहीं था तो बेसिस ऑफ क्रेडिट बहुत प्रॉब्लम होती थी, उधार देने का कोई बेस नहीं था। लेकिन जब मनी आ गया तो हम मनी के बेसिस पे हम उधार दे सकते हैं। जो एंटायर मॉडर्न बिजनेस है वो क्रेडिट के ऊपर ही चलता है। ठीक है, और क्रेडिट इज बेस्ड ऑन मनी, और क्रेडिट जो है वो मनी के ऊपर है। देखिए, हम कभी भी सामान खरीदने के लिए जाते हैं ना, जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो 10 रुपए का सामान 10 रुपए दे करके 12 रुपए या 15 रुपए का सामान खरीद करके लाते हैं। तो ज्यादातर बिजनेस, आप मान के चलो कि 95% बिजनेस जो होता है वो क्रेडिट बेसिस पे ही होता है। भाई कंज्यूमर तो कैश पे करके सामान खरीद रहा है ना, लेकिन रिटेलर, उसके ऊपर होलसेलर, प्रोड्यूसर, वो सब जो भी जहां से सामान खरीद रहे हैं वो क्रेडिट बेसिस पे। तो इन्होंने बोला ना कि जो मॉडर्न बिजनेस है, जो एंटायर मॉडर्न बिजनेस है वो क्रेडिट बेसिस पे, और क्रेडिट जो है वो मनी के बेसिस पे होता है। जितने भी मनी के ट्रांजेक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, उसमें चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं। ये सारे के सारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनी नहीं है। ठीक है, ये इसको हम मनी तो नहीं कंसिडर करते, लेकिन मनी के जगह ये काम जरूर करते हैं। इन्होंने कहा कि इट इज द बैंक डिपॉजिट्स दैट आर मनी। तो ये बैंक डिपॉजिट है जिसे जो मनी कहलाता है। ठीक है, बैंक इशू करता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स और क्रिएट क्रेडिट। तो बैंक इशू करता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे चेक हो गया, ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हो गया, ड्राफ्ट हो गया, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हो गया। और क्रेडिट क्रिएशन भी कौन करता है, बैंक करता है। तो इन्होंने बोला क्रेडिट क्रिएशन में इन टर्न प्लेज अ मेजर रोल इन द ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम डिपॉजिटर्स टू इन्वेस्टर्स। अब डिपॉजिटर का मतलब, मैं अगर एक कंज्यूमर हूं तो मैंने बैंक में जाकर के पैसा जमा कर दिया। ठीक है, और जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, बैंक से लोन लेकर के कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा। तो मैं डिपॉजिटर था, डिपॉजिटर से लेकर के इन्वेस्टर तक पहुंचाने का काम किसने किया, बैंक ने। और यही है क्रेडिट क्रिएशन। 10, क्रेडिट एक्सपैंड्स इन्वेस्टमेंट on the basis of public savings lying in bank deposits and helps in maintaining a circular flow of income within the economy। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 इज एज अ मीन्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। इन्होंने बोला कि बाय ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट मनी एक्ट एज अ मीन्स टू कैपिटल फॉर्मेशन। भाई सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में जो हम ट्रांसफर कर देते हैं तो मनी जो है वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कैपिटल फॉर्मेशन। मनी इज अ लिक्विड एसेट, मनी बहुत ही ज्यादा लिक्विड है, विच कैन बी स्टोर्ड, एंड स्टोरिंग ऑफ मनी इंप्लाइज सेविंग्स, जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, और स्टोरिंग का मतलब सेविंग्स है। और ये सेविंग हम बैंक डिपॉजिट्स बैंक में रखते हैं, और बैंक में जब हम रखते हैं तो हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं। बैंक क्या करता है कि इनको लेंड कर देता है बिजनेसमैन को हमारी जो सेविंग्स है। ठीक है, ताकि वो उसको एज अ कैपिटल लेकर के कहीं इन्वेस्ट करें और रॉ मटेरियल खरीदें, लेबर लें, अलग अलग जगह पे लगाएं। ठीक है, दिस मेक्स कैपिटल मोबाइल। तो ये क्या है कि जो कैपिटल है वो मोबाइल, मोबाइल मतलब मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, एंड लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। नेक्स्ट वन इज एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने बोला कि मनी इज ऑल्सो एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई मनी की मदद से हम ये चीज पता कर सकते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। इन्होंने बोला कि जो वेरियस इंडिकेटर्स हैं ग्रोथ के, जैसे नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, ये सारे के सारे कैलकुलेट और मेजर किए जाते हैं मनी के टर्म्स में।
ठीक है। इनमें जो भी चेंज आता है, इन्होंने बोला चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी और प्राइसेस ऑल्सो रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो मनी की वैल्यू या प्राइसेस में जो भी परिवर्तन आता है उससे इकोनॉमी की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, दिखाई देता है, ठीक है, जनाई देता है, समझ रहे हैं ना। आगे कह रहे फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी और राइस इन प्राइसेस मीन्स दैट द इकोनॉमी इज नॉट प्रोग्रेसिंग इन रियल टर्म्स। इन्होंने बोला कि अगर मनी की वैल्यू फॉल कर रही है या प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं कर रही है, तरक्की नहीं कर रही है। दूसरी तरफ अगर कंटिन्यूस राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है और प्राइसेस घटते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमी में रिटार्डेशन आ गया, रिफ्लेक्स रिटार्डेशन। देखिए एक होता है एक्सेलरेशन, दूसरा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मतलब तो यहां पे भी ये कंटिन्यूसली ये लंबे समय तक नहीं होना चाहिए, ये भी बुरा प्रभाव डालता है। समवॉट स्टेबल जो प्राइसेस होती है वो ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ इशारा करती है। दस मनी इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मनी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंडेक्स है, उसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है या नहीं। नेक्स्ट वन इज इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ इनकम। भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम में इन्होंने बोला कि जो भी रिवॉर्ड है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मॉडर्न इकोनॉमी में वो मनी के टर्म्स में दिया जाता है। जैसे वर्कर्स को वेज दिया जाता है मनी के टर्म्स में, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट दिया जाता है मनी के टर्म्स में, लैंडलॉर्ड को रेंट दिया जाता है, जमींदार को, ठीक है, जमीन का जो मालिक है उसे रेंट दिया जाता है मनी के टर्म्स में, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है मनी के टर्म्स में। ये सारे के सारे रिवॉर्ड मनी के टर्म्स में दिए जाते हैं और सारे के सारे जो भी पेमेंट्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वो मनी में ही होते हैं, इसीलिए कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम जो है वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगला है नेशनल इनकम और इंटरनेशनल ट्रेड में भी मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने बोला मनी फैसिलिटेट करता है नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। जो मनी का यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये पॉसिबल हो पाया है टू सेल कॉमोडिटीज नॉट ओनली विद इन अ कंट्री बट ऑल्सो इंटरनेशनली। इन तीनों चीजों की वजह से मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इन तीनों चीजों की वजह से मनी को हम अपने ही देश में नहीं पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। देखिए ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाइंग सेलिंग, परचेज एंड सेल, ठीक है। ट्रेड को फैसिलिटेट करने में मनी पूरी तरीके से मदद करता है, कैपिटल मार्केट में खुद को स्टैब्लिश करने में। बहुत सारे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं, प्रोड्यूस एक्सचेंज हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये सब काम करने में मदद करते हैं, विच ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ मनी इकोनॉमी एंड दे हेल्प इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। और ये दोनों जगह हेल्प करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में। फर्दर जो ट्रेड रिलेशन है डिफरेंट कंट्रीज का लीड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिससे क्या होता है कि भाई एक देश दूसरे देश से कोई सामान खरीद रहा है और बेच रहा है, इससे इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हैव बीन हेल्पिंग द ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय गिविंग देम लोन्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस। तो भाई जो अमीर देश है वो गरीब गरीब देशों को क्या करता है, वो पैसे से भी हेल्प करता है और टेक्निकली भी असिस्ट करता है। नेक्स्ट वन इज इन सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो मनी का अगला रोल क्या है कि किसी भी इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है। यहाँ पे बताया है कि मनी हेल्प्स इन सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये सारा का सारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इसे सॉल्व करने में मनी हेल्प करता है। This is because on the basis of its function, money facilitates the growth of goods and services among consumers, producers and government। क्योंकि ये मनी का फंक्शन है तो इसमें मनी फैसिलिटेट करता है गुड्स के फ्लो को और सर्विसेज के फ्लो को कंज्यूमर में, प्रोड्यूसर में और गवर्नमेंट में। लास्ट में बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है। इन्होंने बोला मनी इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Money facilitates the buying and collection of taxes, fines, fees and prices of services rendered by the government to the people। भाई सरकार जो जनरल पब्लिक को जो भी सर्विसेज देती है उसके बदले में सरकार टैक्सेस लेती है, फाइन लेती है, फीस लेती है, प्राइसेस ऑफ सर्विसेज जो भी चार्ज करती है, ठीक है। और ये मनी के टर्म्स में ही होता है। इट सिंप्लीफाइज द फ्लोटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन द डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। देखिए पुलिस के ऊपर जो भी खर्चा करना होता है वो नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटी है। आर्मी के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है वो नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटी है। तो सरकार ये नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी देखती है, प्लस
जो भी उन्होंने ब्रिजेस बना दिए, हाईवेज बना दिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। रेलवे की नई नई लाइन बिछाई जा रही हैं ताकि अ, अभी आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, तो बुलेट ट्रेन से क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत कम टाइम में आसान हो जाएगा, ठीक है, आसानी से इंसान पहुंच सकता है। तो एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी। तो सरकार को ये जो भी पब्लिक डेट्स है वो पूरा का पूरा मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल है। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मॉडर्न गवर्नमेंट टू कैरी ऑन देयर फंक्शंस विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है। नॉट ओनली दिस, जो मॉडर्न गवर्नमेंट है वो जो भी स्टेट के लोगों का वेलफेयर है वो भी मनी के टर्म्स में ही कर सकती है, कि पॉवर्टी को रिमूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, इनइक्वालिटीज को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, ठीक है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी अचीव करना, ये सब मनी के टर्म्स में होता है। तो मनी इन सारे गोल्स और इकोनॉमिक पॉलिसी को अचीव करने में बहुत हेल्पफुल है, जो गवर्नमेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के करते हैं। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ये जो डायनेमिक रोल ऑफ मनी है, ये वाला टॉपिक आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।